हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल मन्नत कॉमर्स क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं जो आपको पढ़ाने आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगले क्वेश्चन, जिसके अंदर मैं आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर और कवर करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है मेरा बच्चों, कौन सा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है बच्चों? आओ जरा देखते हैं। पहली बात, ये चैप्टर पढ़ना अपने प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब साहब, प्रोड्यूसर कौन होता है? जो बच्चों प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे बच्चों, एक खेत है, इसके अंदर एक मशीन है और एक लेबर है हमारे पास। तो मशीन को तो हम बोल लेते हैं फिक्स फैक्टर, मतलब फिक्स रहेगा, ये फिक्स फैक्टर बोलते हैं हम। और जो लेबर है बच्चों, इसको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर। अब मेरी बात समझो बच्चों, हमने अपने खेत के अंदर, इसके अंदर एग्रीकल्चर लैंड के अंदर हमें प्रोडक्शन करनी, तो हमने अपने दो फैक्टर को यूज करने हैं। एक तो हमने मशीन को यूज करना है, एक हमने लेबर को यूज करनी है। तो लेबर को बोल देते हैं वेरिएबल फैक्टर और मशीन को बोल देते हैं फिक्स फैक्टर। अब एग्जांपल ये लो आप, एग्जांपल ये लो बच्चों, आप जरा बोर्ड पे देखो। एग्जांपल ये लो कि जो मशीन प्रोडक्शन करती है, मशीन प्रोडक्शन करती है 100 यूनिट की, और जो लेबर है मेरे बच्चों, लेबर प्रोडक्शन करता है 10 यूनिट की। मशीन की जो कीमत है वो है 1 करोड़ की, और लेबर जो ले आता है बच्चों, लेबर की जो दिहाड़ी है वो 500 रुपए की है, एक दिन की। अगर पूरी मशीन खरीदता हूं तो 1 करोड़ की मशीन है और लेबर को 500 रुपए हम दिहाड़ी देते हैं। मार्केट में डिमांड भी कितनी है? 110 यूनिट की डिमांड भी है। कितने यूनिट है भाई? 110 यूनिट की डिमांड भी है। अगर बच्चों मार्केट में जो यूनिट की डिमांड है, जो कमोडिटी की डिमांड है, वो 110 से 120 हो जाए, मतलब 10 यूनिट की डिमांड और बढ़ जाए, तो अभी हम ये कह रहे हैं भाई, मार्केट में शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन क्या होता है? 1 साल के अंदर अंदर पीरियड को हम शॉर्ट रन बोलते हैं। मार्केट में बच्चों अगर यूनिट कितनी हो जाए, 110 से 120 की डिमांड हो जाए, तो मुझे प्रोडक्शन तो बढ़ानी है, मैं प्रोड्यूसर हूं, मुझे प्रोडक्शन तो बढ़ानी है। तो बताओ मैं कौन सा फैक्टर बढ़ाऊं? मैं एक मशीन और खरीद के लेके आऊं या लेबर को रखूं? जल्दी बताओ। देखो साहब, अगर एक मशीन लेके आओगे और शॉर्ट पीरियड का टाइम, मतलब 1 साल का पीरियड है, तो 1 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना समझदारी वाली बात नहीं है। तो प्रोड्यूसर हमेशा ये सोचता है कि शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन हमने को बढ़ानी है, ठीक है ना? शॉर्ट रन के अंदर, मतलब शॉर्ट रन के अंदर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ानी है, तो क्यों ना फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रखे, मशीन को कांस्टेंट रखते और लेबर को लेके आ जाए, ठीक है ना? और लेबर से बच्चों यूनिट, अगली यूनिट बनानी स्टार्ट कर दे। तो बात समझ में आएगी? क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, शॉर्ट रन के अंदर अगर प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन को बढ़ानी है, तो फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रखे और वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? यही बच्चों इसके अंदर, इसमें क्या होगा, उसकी कॉस्ट कम आएगी, ठीक है ना? क्योंकि भाई अगर आप 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करोगे, वो समझदारी वाली बात नहीं है, ठीक है ना? इसी के ऊपर मेरे एक लॉ बन गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है बच्चों? शॉर्ट रन के अंदर लगता है, ये एक बात याद रखना, व्हेन अ प्रोड्यूसर मोर एंड मोर कंबाइन वेरिएबल फैक्टर विद फिक्स फैक्टर। जब भी बच्चों, कौन, जल्दी बताओ, प्रोड्यूसर कंबाइन करेगा क्या? मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर, किसके साथ में? विद फिक्स फैक्टर, ठीक है ना? इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मैंने क्या बोला? इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, किसकी? वेरिएबल फैक्टर की। इंक्रीज होगी, पहले शुरू में साहब क्या होगी? हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उसके बाद क्या होगी? जल्दी बताओ। उसके बाद फिर क्या होगी? एक टाइम आएगा जब वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना? उसके बाद वो क्या हो जाएगा बच्चों? उसके बाद डिक्रीज होने के बाद क्या होगी? जल्दी बताओ। इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। आओ जरा देखते हैं। ये लो बच्चों, बोर्ड पे देखो, आपकी बुक भी यही कह रही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर को हम कंबाइन करेंगे, किसके साथ में? फिक्स फैक्टर के साथ। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वेरिएबल फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किसकी मेरे बच्चों? वेरिएबल फैक्टर की, में इनिशियली राइज, पहले बढ़ेगी भाई, पहले क्या होगी भाई? बढ़ेगी। फिर बच्चों वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी, इट बिकम, ठीक है बच्चों, वो जीरो भी हो सकती है और फिर वो नेगेटिव भी हो सकती है। लो भाई, यही मैंने बच्चों आपको डेफिनेशन अभी याद कराई है। तो डेफिनेशन याद हुई, अगर एक प्रोड्यूसर को शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ानी है,
तो बताओ क्या करेगा वो, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएगा या फिक्स फैक्टर को बढ़ाएगा? सर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएगा। तो जब वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएगा तो शुरू शुरू में क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, उसके बाद क्या होगी भाई, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा भाई, इट कैन बी जीरो और नेगेटिव। बात समझ गए? इधर देखो जरा, बोर्ड पे देखो, टेबल के थ्रू समझो। लैंड एक फिक्स फैक्टर है बच्चों, ठीक है ना, उसने मशीन ना लेके लैंड को फिक्स फैक्टर मान लेगा, भाई जमीन हमारे पास एक फिक्स फैक्टर है। लैंड का बच्चों 1 हेक्टेयर मान लो उसको, लैंड के हमारे पास जो टुकड़ा है वो 1 हेक्टेयर है, उसके ऊपर आपने 1 लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, 4, 5, 6, 7, ये देखो बोर्ड के ऊपर, ओके, ये लेबर लगा उसने। अब जब 1 लेबर लगाया तो प्रोडक्शन कितनी थी, 2। जब 2 लेबर लगाया तो प्रोडक्शन कितनी होगी, 5। जब 3 लगाया तो प्रोडक्शन कितनी होगी, 9। अगर बच्चों में इनका मार्जिन निकाल लो, मार्जिन कितना है 2, इसका मार्जिन कितना है 3, और इसका मार्जिन कितना है आपका 4। तो ये है मेरे पास इंक्रीजिंग रिटर्न। लो मेरे बच्चों, ये पहले पहले मैंने बोला मार्जिन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इसके बाद क्या होगा मेरे पास, फिर इसका मार्जिन निकाल लो भाई 3, फिर कितना निकाल 2, फिर निकाल लो 1, फिर बच्चों क्या हो गया मार्जिन, ये आपका मार्जिन प्रोडक्टिविटी गिरनी स्टार्ट होगी। लेकिन बच्चों किसकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी, जल्दी बताओ? ये लेबर की बता रहा हूं मैं आपको, वेरिएबल फैक्टर की मार्जिन प्रोडक्टिविटी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। ये गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा भाई, जीरो, उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव। यही मेरा लॉ बोलता है, अगर बार बार आप वेरिएबल फैक्टर को यूज कंबाइन करते रहोगे इसके साथ में, फिक्स फैक्टर के साथ में, तो आपकी जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी है वेरिएबल फैक्टर की, वो पहले इंक्रीज होगी, देन डिक्रीज, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव मेरे बच्चों। ओके, तो बच्चों अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप सिंपल ऐसा बना सकते हो, रफ हैंड से बनाओगे टोटल प्रोडक्टिविटी, और आप ना पहले बच्चे यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से लेके आओगे लाइन को, ठीक है ना, और यहां से बनाओगे आप मार्जिन प्रोडक्टिविटी। बात समझ गए? वन टीपी मैक्सिमम, एमपी क्या थी आपकी, 0। वन टीपी डिक्लाइन, जब डिक्रीज तो एमपी क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। ओके, बात समझ गए? जब टीपी इंक्रीज होगी तो एमपी आपकी मैक्सिमम, एमपी भी इंक्रीज होगी। व्हेन टीपी इंक्रीज एमपी आल्सो इंक्रीज। ओके, बात समझ गए आपको? तो एग्जामिनर चेक करेगा आपका, एक तो टॉप वाला एक 0 पे देखेगा, और नेगेटिव ये जब डिक्लाइन होगी तो ये नेगेटिव पे चेक करेगा। ओके, और जब ये इंक्रीज होगा तो भाई टीपी भी आपकी, एमपी भी आपकी इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी। ओके, बात समझ गए? जब मेरे पास ये देखो टीपी मेरा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बच्चे इस तरह मेरे पास एमपी क्या था, मैक्सिमम था। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। पहली स्टेज आ गया नहीं, ये पहली स्टेज है भाई। कौन सी स्टेज है, इंक्रीजिंग रिटर्न की। फिर यहाँ पे बच्चों टीपी जो बढ़ता रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं कौन सा रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न। यहाँ भी टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से, तो इसको बोलते हैं क्या, डिमिनिशिंग रिटर्न। और यहाँ मेरे पास टीपी क्या हो गया भाई, मैक्सिमम हो गया, तो एमपी क्या हो जाएगा, 0। और उसके बाद जब टीपी डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो एमपी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। बात समझ गए? तो ये आपको डायग्राम पेपर के अंदर बना के आना भाई, सुंदर सुंदर। ओके, उसके बाद देखो अजम्पशन, देखो जरा हर लॉ की असल अजम्पशन का मतलब क्या होता है। अजम्पशन का मतलब होता है बच्चों कि जब मैं ये अज्यूम करूंगा तभी ये लॉ लेगा। अज्यूम क्या करोगे बताओ, रेशो इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज। अब सर मैंने क्या बोला, इधर देखो जरा बोर्ड के ऊपर देखो, पहले एक मेरे पास मशीन और एक लेबर है, फिर एक मशीन 2 लेबर है, फिर एक मशीन 3 लेबर है, फिर एक मशीन 4 लेबर है। इसका मतलब रेशो 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। तो यही बोल रहा बच्चों, रेशो विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज। तो बच्चों यहाँ चेंज ही तो हो रही है। जैसे मैं प्रोडक्शन करने के लिए वेरिएबल फैक्टर को लेके आ रहा हूँ अपने फैक्ट्री के अंदर, ये बच्चों अपने लैंड के ऊपर, तो जल्दी से बताओ वो कैसे होने चाहिए, हमारे लेबर कैसे होने चाहिए, होमोजीनस होने चाहिए और इक्वली एफिशिएंट होने चाहिए। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है जंक्शन में, जो भी आप लेबर लेके आओगे मशीन के साथ में, आप अगला 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 लेबर जो लेके आओगे आप, तो जब लेबर आप लेके आओगे तो सारे लेबर क्या होने चाहिए, उनको इक्वली एफिशिएंट होने चाहिए, काम करने में इक्वली एफिशिएंट होने चाहिए। ओके, ये नहीं कि एक बंदा अच्छा काम करता है एक गंदा काम करता है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके बाद टेक्नोलॉजी आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए भाई। टेक्नोलॉजी चेंज क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके पास रिसोर्सेज आप उसी को यूज करके प्रोडक्शन करोगे। ओके, यही बोला किसने, इस मेरी अजम्पशन ने। तो सच बता, मैंने क्या करा आपको, मैंने आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर कंबाइन विद अ फिक्स्ड फैक्टर, इनिशियली मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीज, देन डिक्रीज, इट बिकम नेगेटिव एंड जीरो। फिर उसका बच्चा आप अजम्पशन लिखना। अजम्पशन में क्या लिखना जल्दी बताओ, अजम्पशन में लिख के आना आप क्या, जल्दी बताओ, कि आपकी क्या रेशियो कैन बी चेंज, ठीक है ना। जो आप वेरिएबल फैक्टर लेके आओगे वो क्या होगे, इक्वली एफिशिएंट होगे, टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। फिर बच्चों टेबल बनाओगे उसका, फिर उसका डायग्राम बनाओगे, डायग्राम के अंदर भी 3 स्टेज दिखा के आओगे। ओके, ठीक है ना भाई। तो बच्चों इसका एक और नाम है, जब आप देख लो, अगर पेपर में ये नाम ना लिखा, दूसरा नाम ये लिखा सकता है आपको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, क्योंकि बच्चों अल्टीमेट तो हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, चलो भाई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं कराना है आपको, डिमांड वाला क्वेश्चन कराना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो डिमांड वाला चैप्टर अल्टीमेट है क्या? व्हाट इज डिमांड? डिमांड है क्या? डिजायर क्या है? वांट क्या है बच्चों? आपके दिमाग के अंदर यही बात घूमती रहती है, ओके, कि भाई डिजायर क्या है, वांट्स क्या है, डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांड क्या है। आओ मैं इसको आपको क्लैरिटी से बताता हूँ कि सबसे पहले क्या होते हैं बच्चों। सबसे पहले देखते हैं डिजायर। तो डिजायर क्या है बच्चों? आपकी एक इच्छा है, आपकी एक इच्छा है। आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में बच्चों क्या चल रही है, ये लो कि आपको गाड़ी चाहिए। आपको क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है भाई, ठीक है ना। ये लो भाई, आप सोच रहे बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलेंगे डिजायर। लेकिन साहब पैसा नहीं है पैसा नहीं है, सिर्फ सोच रहे हो कि यार काश मेरे पास एक गाड़ी होती, तो इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं डिजायर। बट बच्चों आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। इसका मतलब जब सोच रहे हो लेकिन नो कैश, आपके पास कैश नहीं है, तो लो भाई, ये होगी आपकी डिजायर, ये होगी आपकी बच्चों डिजायर। लेकिन अगर मैं बोलूं फंड अरेंज हो गया बच्चों, कैश आ गया, आहा कैश आ गया, पापा ने कैश दे दिया भाई, ये लो पापा ने आपको कैश दे दिया। जब पापा ने आपको कैश दे दिया तो बच्चों डिजायर कन्वर्टेड इनटू वांट, डिजायर कन्वर्टेड इनटू वांट। तो मैंने क्या बोला साहब, जब डिजायर भी हो, अब डिजायर भी हो आपके पास, खरीदने की आपकी डिजायर भी हो, और प्लस आपके पास कैश भी आ गया, तो बताओ क्या बन गई आपकी? ये सर आपकी बन गई वांट। क्या बन गई बच्चों? आपकी वांट बन गई। बात समझ गए? वांट क्या होती है भाई? डिजायर कन्वर्टेड वांट के अंदर कब होगी जल्दी बताओ? जब साहब कैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा साहब? कैश आ जाएगा। आगे देखते सर, आगे चलो। ये लो भाई, अब डिमांड क्या होती है भाई? अब बच्चों आपके पास कैश आ गया, तो आप कहां पहुंच गए? आप पहुंच गए शोरूम में। आप पहुंच गए बच्चों शोरूम में। और जब आप शोरूम में गए भाई, तो आपने क्या देखा? आपने देखी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ कार। लो भाई, मित्र अगर ना चलता है, ट्रक देखने गए आप। बात समझ गए भाई? तो जब शोरूम में गए भाई आप, तो ये लो भाई, आपने डिफरेंट डिफरेंट बच्चों ट्रक देखे, कार मार लो इनको, ठीक है ना। आपने थोड़ी सी ड्राइंग ऐसी है, ओके, बात समझ गए ना। तो ये लो भाई, अब ये बता बच्चों, इसका प्राइस है, इसका प्राइस है 1 लाख का, ओके, इसका प्राइस है 2 लाख का, ओके, इसका प्राइस है 3 लाख का, ओके। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी, ठीक है ना, और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस, ठीक है ना। लेकिन आप क्या हो? आप रेडी टू पे हो। आप क्या हो? रेडी टू पे। आप बच्चों पे करने के लिए रेडी हो। मैंने क्या बोला? आप शोरूम में चले गए मेरे बच्चों, और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी पड़ी है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी पड़ी है, और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे पड़ी है, ओके। ये क्या हो गया? ये बन गया भाई आपकी क्या? डिमांड। क्या बन गई भाई? आपकी डिमांड। तो जब भी मेरे बच्चों कंज्यूमर रेडी टू पे होता है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, डिफरेंट क्वांटिटी में डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के ऊपर, वो रेडी टू पे है, वो डिमांड बन जाती है बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों जल्दी बताओ, इसने बोला कि मुझे आप ये वाली गाड़ी दे दो, 2 लाख वाली। इसको बोल देते हैं क्या? जल्दी बताओ, इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं क्वांटिटी डिमांड। क्या बोल देते हैं भाई? क्वांटिटी डिमांड। जब मैंने शोरूम में गया और मैंने बोला आप साहब मुझे ये वाली गाड़ी दे दो, 2 लाख वाली दे दी, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर बच्चों आपने स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज कर ली, स्पेसिफिक क्वांटिटी को परचेज कर ली मेरे बच्चों, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांड। इसको क्या बोलते हैं हम? क्वांटिटी डिमांड। सी द डिफरेंट, व्हाट इज डिजायर, व्हाट इज वांट्स, व्हाट इज डिमांड, और व्हाट इज क्वांटिटी डिमांड। बात समझ में आ गई आपको? होप सो आपको ये वाली बात पूरी समझ में आई होगी। मैंने बिल्कुल अच्छी तरह आपको करके बताया कि भैया डिजायर के अंदर साहब पैसा नहीं होता, वांट के अंदर पैसा भी आ गया मेरे पास, तो बच्चों मेरी क्या बन गई? मेरी वांट बन गई। जब डिजायर के साथ में पैसे को जोड़ देता तो मेरी वांट बन गई। और जब मैं शोरूम गया, और शोरूम गया बच्चों, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी को देख के, मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्राइस को देख के, मैं कंज्यूमर रेडी टू पे है, वो खर्च करने के लिए रेडी है, तो वो डिमांड बन गई। और जब उसमें से उसने किसी एक क्वांटिटी को चूज करा, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांड। क्या बन गई भाई? ये बन गई मेरे बच्चों क्वांटिटी डिमांड। आओ जरा बच्चों, यही एग्जांपल मैं आपकी बुक से दिखाता हूं। ये लो जरा ध्यान दो, मैं कह रहा हूं, इधर देखो बोर्ड के ऊपर। अ बॉय हैज विश टू बाय न्यू बाइसाइकिल बट डोंट हैव इनफ कैश। विश तो है साहब साइकिल खरीदने की, लेकिन कैश नहीं है, दैट इज कॉल्ड, ये इसकी डिजायर है। मेयर विश टू हैव कॉमडी, एक विश है लेकिन पैसा नहीं है साहब। लेकिन पिताजी ने पैसे दे दिए, बोर्ड पे देखो भाई, पिताजी ने पैसे दे दिए साहब, तो इसको क्या बोल लेंगे हम? इसकी वांट बन जाएगी। क्या बन जाएगी साहब? इसकी वांट बन जाएगी। और जब बच्चों यही बच्चा कहां गया? शोरूम में गया, तो इसके बाद बताओ
इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट बाय साइकिल देखी भाई इसने। इसके बाद यहाँ पे बच्चों डिफरेंट साइकिल के डिफरेंट प्राइस भी होंगे भाई, अलग अलग साइकिल है तो अलग अलग प्राइस भी होंगे, लेकिन साहब ये रेडी टू पे है, रेडी टू पे करने के लिए रेडी है। इसलिए बच्चों यही बात लिखी हुई है, विलिंग टू स्पेंड, विलिंग टू स्पेंड, ये स्पेंड करने के लिए रेडी है। तो ये क्या बन गई बच्चों, ये बन गई इसकी क्या, डिमांड बन गई। बात समझ में आ गई, ये क्या बन गई इसकी भाई, डिमांड बन गई। ओके लो बच्चों आओ जरा बोर्ड पे। तो डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड रेफर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट कंज्यूमर रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। यही आपकी बुक बोल रही है भाई कि जब आप अलग अलग पॉसिबल प्राइस के ऊपर अलग अलग क्वांटिटी को खरीदने के लिए रेडी हो, दैट इज कॉल्ड डिमांड। लेकिन एक्चुअल में आपने क्या खरीदा, देखो बच्चों अलग अलग प्राइस है, अलग अलग प्राइस है मेरे बच्चों, अलग अलग मेरे प्राइस है, किधर क्या भाई, अलग अलग मेरे क्या है प्राइस है, और अलग अलग बच्चों क्या है, यूनिट है, अलग अलग यूनिट है। ओके इसका मतलब क्या हो गया, अलग अलग प्राइस पे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी खरीदने के लिए कंज्यूमर क्या है, रेडी है। और एक्चुअल में उसने क्या खरीदा, एक्चुअल में उसने खरीदा भाई 8 यूनिट खरीदी, किसने के हिसाब से, 6 रुपए के हिसाब से। इसको बोल देते हैं हम क्वांटिटी डिमांड। क्या बोलते हैं इसको हम, क्वांटिटी डिमांड। तो फर्क देखो बच्चों, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड के अंदर फर्क क्या है, अच्छी तरह पढ़ना बच्चों, समझ के पढ़ना आपको। ओके कि डिजायर क्या है, इच्छा है लेकिन कैश नहीं है। वांट क्या है, जब बच्चों डिजायर के साथ में कैश आ जाता है तो वो वांट होगी, मतलब फंड अरेंज हो गया, कैश अरेंज हो गया। और उसके बाद जब आप शोरूम चले गए, मतलब जब कंज्यूमर रेडी टू पे, जब कंज्यूमर एक रेडी टू पे, कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी है, विलिंग टू पे है बच्चों, इसको बोल देते हैं क्या हम, डिमांड। क्या बोलते हैं हम, डिमांड। और एक्चुअल में क्या खरीद के ले गया बच्चों, उसको बोलते हैं हम क्वांटिटी डिमांड। क्या बोलते हैं उसको, क्वांटिटी डिमांड। ओके चलो भाई आगे चलते हैं। लो बच्चों मैं आपको कराने जा रहा हूं डिमांड के फंक्शन। मैं कराने जा रहा हूं आपको क्या, डिमांड के फंक्शन, मतलब डिमांड किन किन वजह से कम ज्यादा होती है। ओके नंबर 1 बच्चों, डिमांड जो कम होगी या ज्यादा होगी अपने प्राइस की वजह से। किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। लो बच्चों एग्जांपल ले लो, मैं बेचता हूं पेप्सी। अब पेप्सी बच्चों अगर कितने की है, 20 रुपए की है, ठीक है ना, तो उसकी डिमांड कितनी होगी, उसकी डिमांड होगी 40। लेकिन बच्चों अगर पेप्सी कितने की होगी, 40 की होगी, तो डिमांड कितनी जाएगी उसकी, 20 यूनिट की, 20 यूनिट की। तो ये है मेरे बच्चों प्राइस, और ये क्या है उसकी क्वांटिटी। इसका मतलब ये हो गया, जब प्राइस कम था तो ज्यादा डिमांड थी मार्केट के अंदर, लेकिन प्राइस जब क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो डिमांड क्या होगी उसकी, कम होगी। तो बच्चों प्राइस को इंग्लिश में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इधर देखो, ओन प्राइस कम्युनिटी। इसने क्या बोला भाई, विद राइज द ओन प्राइस, मतलब मेरे वाली कम्युनिटी जो मैं बेच रहा हूं, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, ओन प्राइस ऑफ कम्युनिटी, डिमांड, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट एंड विद द फॉल इट्स ओन प्राइस। तो मतलब क्या होगा बच्चों, उसका प्राइस क्या होगा, फॉल, द डिमांड एक्सटेंड। अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। तो मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ओके दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। मेरे बच्चों इसको लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। ओके मार्केट में बच्चों, चलो मेरा प्रोडक्ट कौन सा है, मेरा प्रोडक्ट पेप्सी है, और मार्केट में बच्चों कोक भी मिलती है। क्या मिलती है भाई, कोक भी है। तो एक होगी भाई पेप्सी, ये होगी कोक। तो बच्चों मैंने क्या बोला आपसे, मार्केट में पेप्सी का रेट 20 रुपए है, इसका प्राइस 20 है, और कोक का रेट भी कितना है, 20 है। अगर बच्चों कोक अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना कर दे, 22 कर दे, तो बताओ पेप्सी की डिमांड क्या होगी, पेप्सी की डिमांड सर बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर ने क्या बढ़ा दिया भाई, मेरे कॉम्पिटिटर ने क्या बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ा दिया। अगर मेरा कॉम्पिटिटर अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देगा तो मेरे वाले की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मेरा कॉम्पिटिटर, बताओ जल्दी बताओ, अगर मेरा कॉम्पिटिटर बच्चों प्राइस कर दे 15, ठीक है ना, इसका मतलब उसने प्राइस क्या कर दिया, गिरा दिया, यहां बढ़ाया था बच्चों, या क्या, यहाँ प्राइस उसने फॉल कर दिया, तो बताओ डिमांड मेरी क्या हो जाएगी, उसने प्राइस गिराया, मेरी डिमांड कम हो जाएगी, मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग बाग सब पेप्सी कोक पीना स्टार्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं क्या, जल्दी बताओ, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बच्चों एक की जगह पे आप जब दूसरे को यूज कर सकते हो, ठीक है ना, विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अदर। भाई अगर भाई बच्चे जल्दी बताओ, तो लॉ क्या निकल के है, लॉ ये निकल के है बच्चों, इसके अंदर नियम क्या निकल के है, बताओ, जब भी सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा तो मेरी वाली डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और सब्स्टिट्यूट का प्राइस गिरेगा तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ओके बात समझ गए, क्योंकि साहब कोक ने प्राइस गिर दिया तो डिमांड मेरी कम होने वाली है, क्योंकि सारे के सारे कंज्यूमर कहां शिफ्ट हो जाएंगे, कोक के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ओके तो ये जल्दी बताओ, क्या मार्केट में रिलेटेड गुड्स की वजह से बच्चों मेरी डिमांड को कम्युनिटी कम ज्यादा हो सकती है, यस। मेरा कॉम्पिटिटर बच्चों अगर अपने गुड्स के प्राइस कम ज्यादा करेगा, कम्युनिटी के प्राइस कम ज्यादा करेगा, तो मेरे वाली कम्युनिटी की डिमांड भी बच्चों क्या होगी, कम ज्यादा होगी होगी। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो बताओ रिलेशन क्या निकल के है, इनका रिलेशन निकल के है बच्चों पॉजिटिव। क्या निकल के है, पॉजिटिव। आओ आगे देखते हैं।
एक होती है, जल्दी जल्दी बताओ, एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसमें क्या होता है जल्दी बताओ बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री में जिसका एक के बिना गुजारा ही नहीं है, जैसे जल्दी बताओ कार और पेट्रोल। अब आप बोलोगे सर ये बताओ, कार तो भाई बिजली से भी चल सकती है, बैटरी से भी चल सकती है, छोड़ो उसकी बात को, मेरा एग्जांपल दो भाई, कार और पेट्रोल। भाई अगर पेट्रोल ही नहीं हो कार के अंदर तो कार की कोई वैल्यू नहीं है बच्चों। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या बोलते हैं भाई इसको? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जल्दी बताओ बच्चों, अगर मैं बोलूं प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया पेट्रोल का, 1000 रुपए लीटर हो गया, ओ माई गॉड, 1000 रुपए लीटर हो गया, तो बताओ कार की डिमांड क्या हो जाएगी साहब? कम हो जाएगी। बताओ क्यों? क्योंकि मेरे कॉम्प्लीमेंट्री ने धोखा दे दिया। कार तो खरीद ले साहब, पेट्रोल कहां से डलवाए? पेट्रोल हो गया महंगा है, गाने में तो बच्चों ताइयों नहीं बुलेट चख दे, पेट्रोल हो गया महंगा। आओ जरा देखते हैं बच्चों आगे। लेकिन बच्चों इसका उल्टा इफेक्ट भी पड़ जाता है। अगर मैं बोलूं प्राइस क्या हो गया, डाउन हो गया, पेट्रोल के प्राइस अगर बच्चों 10 रुपए होगा, जो कभी हो नहीं सकते, आप बस सोच सकते हो, ठीक है ना भाई। अगर 10 रुपए पेट्रोल के प्राइस हो गया बच्चों, जल्दी बताओ कार की डिमांड क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। तो बताओ रिलेशन क्या निकल के है? रिलेशन निकल के है नेगेटिव। क्या निकल के है भाई? नेगेटिव। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ में क्या रिलेशन है भाई? नेगेटिव। और सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ में क्या रिलेशन है? पॉजिटिव। क्या रिलेशन है भाई? पॉजिटिव। आओ जरा देखते हैं। मैं कह रहा डिमांड बच्चों, मेरी वाली कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो मेरे वाली कॉमोडिटी की डिमांड भी कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। क्या दूसरे वाली कॉमोडिटी के प्राइस की वजह से मेरी वाली कॉमोडिटी का डिमांड कम ज्यादा हो सकती है? आंसर इज यस। सर दूसरी वाली कौन सी होती है? उसको बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जल्दी बताओ, मैंने क्या बताया आपको? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मैंने आपको सिखा दिया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सर रिलेटेड का मतलब क्या होता है भाई? रिलेटेड गुड्स के अंदर बच्चों दो बातें होती है, बताओ कौन कौन सी होगी भाई? तो मेरे बच्चों रिलेटेड गुड्स के अंदर होगी, जल्दी बताओ आपकी, एक तो होगी सब, एक कौन सी होगी सर आपकी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो दो गुड्स होती है बच्चों। अब सब्स्टिट्यूट में आप लगा लो बच्चों पेप्सी और कोक। सर ये टीयर कॉफी ये भी लगा सकते हैं बच्चों। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या लगाओ जल्दी बताओ सर? कॉम्प्लीमेंट्री में लगाएंगे हम, ये लगा लो सर आप, कार और पेट्रोल। ठीक है सर, कार और पेट्रोल। तो बताओ मैंने क्या बताया? मैंने बताया अगर बच्चों, अगर कोक प्राइस बढ़ाएगी तो डिमांड पेप्सी की बढ़ेगी, अगर कोक प्राइस गिराएगी तो डिमांड पेप्सी की कम हो जाएगी। तो रिलेशन क्या निकल गया बच्चों? पॉजिटिव। क्या निकल गया भाई? पॉजिटिव। लेकिन बच्चों अगर पेट्रोल अपना प्राइस बढ़ाएगी तो डिमांड कार की कम हो जाएगी, और लेकिन अगर प्राइस कम करेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी इसकी? ज्यादा। तो रिलेशन क्या है बच्चों? नेगेटिव। क्या रिलेशन है आपका? नेगेटिव। ये बताया मैंने अभी तक आपको सारा का सारा, ओके? ये सारा मैंने आपको बताया अभी। इसको बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। एमसीक्यूज में आ सकता है बच्चों इसका। सब्स्टिट्यूट में क्या रिलेशन है? पॉजिटिव। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या रिलेशन है? नेगेटिव। ओके, जल्दी बताओ, मैंने आपको यही समझा दिया। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, डिमांड फॉर कमोडिटी आल्सो इन्फ्लुएंस करती है बाय चेंजिंग द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये टू टाइप्स की होती है आपके रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और बच्चों आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है ना, ये पढ़ लेना आपने। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगला पॉइंट क्या भाई? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये बता बच्चों, अगर किसी कंज्यूमर की इनकम, बोर्ड पे अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ कमोडिटी तो वैसे बढ़ जाएगी। क्योंकि जब साहब कोई लोग, जब मार्केट के अंदर कंज्यूमर 1000 रुपए कमा रहे हो तो उसके हिसाब से डिमांड करते होंगे मार्केट के अंदर। लेकिन जब बच्चों कंज्यूमर ने अपनी क्या बढ़ा दी, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, अब वो 10,000 रुपए कमा लेंगे बच्चों महीने के, तो वो ज्यादा खरीदेंगे तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। अब ये बताओ, और कोई कंज्यूमर लाख रुपए कमा रहा है तो डिमांड और बढ़ेगी मार्केट के अंदर, क्योंकि वो ज्यादा खर्च करेंगे। और ओके, बात समझ में आ गई आपको? तो इसका मतलब ये, जब इनकम बढ़ती है कंज्यूमर की तो इनकम बढ़ेगी तो साहब डिमांड बढ़ेगी कमोडिटी की, अगर इनकम कम होगी तो डिमांड क्या हो कमोडिटी की? कम होगी। ओके चलो, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो डिपेंड करता है इंडिविजुअल का टेस्ट। जैसे बच्चों टेस्ट का मतलब होता है जो भी न्यू ट्रेंड्स, न्यू फैशन चल रहा है, देखो मार्केट के अंदर नया फैशन आया, जैसे बच्चों बेल बॉटम पैंट आई, पहले नैरो पैंट आज चलती थी, उसके बाद क्या है बच्चों? बेल बॉटम पैंट आ गई हमारे में, खुली पैंटें आ गई। या अभी फैशन, जैसे सर्दी है तो सर्दी में सर्दियों का फैशन स्टार्ट हो गया बच्चों, गर्म कपड़े स्टार्ट हो गए। और गर्मी में बच्चों क्या हो गया? आपके आपके गर्मी कपड़े स्टार्ट होते हैं, मतलब हर, मतलब फैशन चलते रहते हैं।
तो जैसे मोमोज आ गए बच्चों, मोमोज का फैशन स्टार्ट हो गया, समोसे की डिमांड खत्म हो गई मार्केट के अंदर से, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आपको। तो यही कहना है, जो कंज्यूमर जैसा टेस्ट होगी, जैसी उसकी प्रेफरेंस होगी, उस गुड्स की डिमांड क्या होगी मार्केट में, ज्यादा होगी। ओके। एक्सपेक्टेशन, अब एक्सपेक्टेशन क्या, अगर कंज्यूमर को लगता है, बोर्ड पे देखो, अगर कंज्यूमर को लगता है, क्या लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, तो डिमांड आज बढ़ जाएगी। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, उसको लगता है बाद में महंगा मिलेगा सामान, तो डिमांड आज बढ़ जाएगी। या उसको लगता है फ्यूचर में सप्लाई क्या होने वाली है, सप्लाई कम होने वाली है। अब उसको लगता है जो सप्लाई कम होने वाली है, सप्लाई कम का मतलब ये होता है कि उसको लगता है कि यार फ्यूचर में ये सामान नहीं मिलेगा। जैसे बच्चों एक बार नमक 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 हो गया था, ओके, कि भाई नमक नहीं मिलेगा, सारे बंदे नमक खरीदने पहुंच गए, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बताओ, अगर लगता है फ्यूचर में सप्लाई कम होने वाली किसी कमोडिटी की, तो डिमांड क्या हो जाएगी उसकी, आज ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हाँ, लगता है कि फ्यूचर में, जल्दी बताओ बच्चों, प्राइस क्या होने वाला है, गिरने वाला है, तो डिमांड आज कम हो जाएगी। और लगता है फ्यूचर में सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो डिमांड आज भी कम हो जाएगी। ओके, बात समझ गई इस बात को। इसको बोलते हैं बच्चों एक्सपेक्टेशन। अब आपकी बुक में किसमें लिखा हुआ देख लीजिए, इसको ध्यान से लिख देना, प्राइस के हिसाब से लिखा हुआ है या बच्चों सप्लाई के हिसाब से लिखा हुआ। ओके, चलते फिर आगे। मैंने आपको ये बताया बच्चों, डिमांड किन किन वजह से कम ज्यादा होती है। सबसे पहले क्या था बच्चों, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। दूसरा क्या था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरा क्या था, जल्दी बताओ, आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। चौथा क्या था आपका, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और पांचवा क्या था आपकी एक्सपेक्टेशन। मतलब इन पॉइंट की वजह से क्या होता है, डिमांड कम ज्यादा हो सकती है। तो पेपर में इसको बच्चों फंक्शन लिखा है, फंक्शन ऑफ डिमांड। क्या लिखा है आपका, फंक्शन ऑफ डिमांड। तो लिखना भाई फंक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड कैसे काम करती है, डिमांड कम ज्यादा कैसे होती है, तो इनके कारण होता है। ओके, तो यही बच्चों जरा ध्यान दो। और भी मार्केट फंक्शन है, मार्केट फंक्शन ये जितनी ज्यादा मार्केट में बायर होंगे, ये इंडिविजुअल फंक्शन थे, अब ये मार्केट फंक्शन है। तो मार्केट फंक्शन क्या होता है, इंडिविजुअल के तो सेम रहेंगे, और प्लस ये वाले और जोड़ देंगे हम, ठीक है ना। तो मार्केट फंक्शन में देखो, इसने बोला 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 5 तो हमारे वही रहे, और 2 और जोड़ दिए हमने। कौन जोड़े भाई हमने, पॉपुलेशन साइज ऑफ बायर। भाई जितने नंबर ऑफ बायर ज्यादा होंगे मार्केट के अंदर बच्चों, उतनी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। जिस सोसाइटी के अंदर कमाई ज्यादा होगी, कमाई ज्यादा होगी मतलब अमीर लोग ज्यादा होंगे, तो वहां डिमांड भी ज्यादा होगी, क्योंकि भाई पैसा होगा बच्चों, पैसा होगा तो खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। इसको बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बात समझ गए। जब बच्चों क्या होगा, इनकम ज्यादा हमारी कब होगी, जल्दी बताओ बच्चों, अगर किसी सोसाइटी के अंदर इनकम ज्यादा होगी, तो डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। और लेकिन बच्चों अगर इनकम कम होगी, अगर वो कमाई कमाई कम होगी, मतलब समझ में आ रहा है क्या, कमाने वाले लोग सोसाइटी के अंदर, अगर कमाने वाले लोग, जैसे बच्चों आप चलो जाओ भाई सेक्टर 17 के अंदर, ठीक है ना, सेक्टर में चले जाओ बच्चों आप, यहाँ कमाई ज्यादा है, ठीक है ना, तो यहाँ भी डिमांड ज्यादा होगी गुड्स की। ओके, क्योंकि यहाँ कमाई ज्यादा है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ओके, ठीक है ना, बात समझ आएगी। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, इस वीडियो के अंदर फंक्शन बताया, ठीक है ना। अगली वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड पूरा कराऊंगा। ओके, तो बच्चों आज का जो मैं आपको टॉपिक कराने आया हूं, आज का टॉपिक कराने आया मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड। क्या कराना है मैं आपको बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ का मतलब होता है बच्चों नियम। मतलब डिमांड का एक नियम है। आपको पता बच्चों नियम क्या है डिमांड का, जब भी प्राइस बढ़ेंगे किसी कॉमोडिटी के, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब प्राइस क्या होंगे, प्राइस क्या होंगे बच्चों, प्राइस गिरेंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है ना। और अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अब अदर का मतलब क्या है बच्चों, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, और बच्चों टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से जब भी डिमांड कम ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और मेरे बच्चों लॉ ऑफ डिमांड लगता है नॉर्मल गुड्स के ऊपर, ना ही लगता है ये सुपीरियर पे, ना ही लगता है ये इंफीरियर गुड्स के ऊपर। तो ये लॉ ऑफ डिमांड किसके ऊपर लगता है, ये लगता है बच्चों आपका नॉर्मल गुड्स के ऊपर, नॉर्मल गुड्स के ऊपर। बात समझ आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। पेपर में व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, तो बच्चों सबसे पहले आप मीनिंग लिखोगे, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा। एंड देयर इज अ रिलेशन, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, इन दोनों के बीच में बच्चों तो बताओ प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन निकल का है। सर नेगेटिव बोल लो या बोल लो इनको इनवर्स, क्या बोलो इनको इनवर्स। बात समझ गई, ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड। आओ जरा हम आपकी कराते हैं आपकी किताब से। आओ बच्चों जरा देखो, जरा बोर्ड के ऊपर देखो, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है भाई। लॉ ऑफ डिमांड की मीनिंग देखो बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट, क्या कहता है, अदर थिंग बीइंग इक्वल, इसका मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स
टेस्ट, प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन वो क्या रहेगी आपकी, सेम ही रहेगी, ना ही कुछ चेंजेस उसके अंदर नहीं आएंगे। अदर थिंग बीइंग इक्वल, इसका मतलब अदर फैक्टर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या करना आपको, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी भी डिक्रीज होगी इट्स ओन प्राइस, अपने प्राइस के कारण बच्चों। रिलेटेड गुड्स की बात नहीं कर रहा, उसने ये कह रहा अगर मैं पेप्सी बेचता हूं तो बच्चों पेप्सी के प्राइस बढ़ेंगे तो पेप्सी की डिमांड गिरेगी, पेप्सी के प्राइस गिरेंगे तो पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी। बात समझ में क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो बच्चों जल्दी बताओ, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो रिलेशन आया इनवर्स। क्या रिलेशन आया, इनवर्स। सर उल्टा भी हो सकता है, यस, प्राइस बच्चों क्या होगा, जल्दी से गिरेगा तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, तो क्या रिलेशन है बच्चों, इनवर्स। बात समझ गए, यही कि मेरे पास क्या, लॉ ऑफ डिमांड। बोला अदर थिंग बीइंग इक्वल, ऑल थिंग क्या होनी चाहिए बच्चे आपकी, अदर थिंग क्या होनी चाहिए आपकी, इक्वल। तो आप पेपर में लिख सकते हो देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों 6 नंबर में है तो मीनिंग, मीनिंग के बाद आपको पता है बच्चों, आप बहुत बहुत होशियार बच्चे हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। फिर आता है इसका क्या, जल्दी बताओ, अजम्पशन। क्या आता है भाई इसके, हमारे बच्चों को सब याद होगा भाई, जल्दी बताओ अजम्पशन में क्या पढ़ा था मैंने आपको क्लास के अंदर, जल्दी बताओ बच्चों। मैंने पढ़ा था टेस्ट, प्रेफरेंस, सारी बातें जल्दी क्या रहेगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज नहीं होगी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज नहीं होंगे, और कंजप्शन डू नॉट एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबल ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर भी कमोडिटी की बच्चों कुछ भी सप्लाई और प्राइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला होगा। ओके, ये चीज क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। ओके चलो, तो ये वाली बात समझ में आएगी बच्चों को। देखो ये वाली बात मैं कांस्टेंट क्यों रख रहा हूँ, ये वाली बात कांस्टेंट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, जबकि लॉ क्या कह रहा है मेरे पास, प्राइस गिरेगा तो ही डिमांड बढ़ेगी। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही, अजम्पशन लगानी बच्चों, सारी इकोनॉमिक अजम्पशन बेस्ड होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, टेस्ट सेम रहना चाहिए, इनकम सेम रहनी चाहिए, क्योंकि साहब टेस्ट बढ़ने से आपका डिमांड बढ़ सकती है कमोडिटी की, और जबकि लॉ क्या कह रहा है, लॉ कह रहा है सिर्फ प्राइस के गिरने की वजह से डिमांड बढ़नी चाहिए। इसलिए आप अजम्पशन डाल के आओगे भाई, इन चीजों में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो पहले मीनिंग मैंने आपको बता दी, लॉ ऑफ डिमांड की मीनिंग क्या होती है, उसके बाद अजम्पशन लिखो। इसके बाद बच्चों जल्दी बताओ क्या होगा आपका, इसके बाद बच्चों टेबल बना के आना, 10, 9 और 8, प्राइस गिरा तो बच्चों डिमांड भी गिरी। जरा बताना जरा ध्यान से, इसका मार्जिनल कितना कितना है, जरा बताओ जल्दी से। सर पहले था मेरे पास, यहाँ तक मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास 50, और ये कितना है बच्चों, डिफरेंस बताना, इस दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है भाई, 50। इसका मतलब जो मार्जिन है वो सेम ही है बच्चों, तो मार्जिन सेम होगा तो जो डिमांड कब बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा, क्योंकि मार्जिन क्या जा रहा है भाई, मार्जिन जा रहा है पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो बच्चों मार्जिन जब स्ट्रेट लाइन के अंदर जाता है तो जल्दी बताओ क्या होता है, तो लाइन बनती है क्या हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेट में। ठीक है ना, अगर मार्जिन बच्चों कन्वेक्स था, कन्वेक्स कब था, जब मार्जिन आपका डिक्रीज था, कनकेव कब था, जब मार्जिन आपका इंक्रीज था, और बच्चों स्ट्रेट लाइन में कब जाता है, बताओ लॉ ऑफ डिमांड, ये स्ट्रेट लाइन में कब जाता है, जब मार्जिन आपका क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ गई मैंने क्या समझा आपको, सबसे पहले मीनिंग, देन अजम्पशन, देन टेबल, फिर डायग्राम बनेगा बच्चों। इसका बताओ डायग्राम कैसे बनेगा, नॉर्मल सा डायग्राम बच्चों, जब प्राइस 10 था तो डिमांड यहाँ थी, प्राइस गिरा डिमांड और बढ़ी, प्राइस गिरा डिमांड और बढ़ी, और ये बन गया आपका क्या, डिमांड कर्व। ओके, सुंदर सुंदर आपको बच्चों पेपर में लिख के आना है, डिमांड ये बना रखा देखो इन्होंने, ठीक है ना, ये बना रखा। ओके, इसके बाद बस, ठीक है ना, तो 6 नंबर बच्चों लॉ ऑफ डिमांड भी आप तैयारी कर सकते हो। अब बच्चों मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लो बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है वो है मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, यहाँ से पक्का पक्का पेपर में आपका 6 मार्क्स का तो आएगा आएगा, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर का जो आपके माइक्रो का ये लास्ट चैप्टर है, और लास्ट चैप्टर में से आपका 6 मार्क्स का बनता ही बनता है बच्चों, ये आपकी अलग अलग यूनिट है, तो इसमें से आपका क्या बना, क्वेश्चन तो बनेगा बनेगा आपका। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। सबसे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम करने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा। ओके, मार्केट इक्विलिब्रियम के बच्चों हेडिंग में आपको देता हूँ। अब देखो लिखना स्टार्ट करो, कुछ ना रूल है मार्केट के अंदर, पहले मैं आपको ना कुछ रूल बताऊंगा, आप इसको रूल के देखो। जब भी बच्चों डिमांड बढ़ेगी किसी कॉमोडिटी की तो प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। सर ये क्या कह रहे हो आप, हाँ बच्चों मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सही बात है, जब डिमांड बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि ये डिमांड का रूल है साहब। और जब डिमांड गिरेगी बच्चों तो बताओ प्राइस क्या होंगे, उसके कम हो जाएंगे। ऐसे ही सप्लाई का रूल है, जब सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा बच्चों, प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और जब सप्लाई कम होगी तो प्राइस क्या हो जाएंगे, इसके बढ़ जाएंगे। ओके, ये किसका रूल है, ये मार्केट का रूल है, ये मार्केट के अंदर किसका रूल है भाई, डिमांड का रूल है। किसका रूल है भाई, डिमांड का रूल है। अगर बच्चों मैं आपको अलग बताऊं, अगर मैं आपसे बोलूं जब प्राइस बढ़ते हैं, जब प्राइस बढ़ते हैं किसी कॉमोडिटी के तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। ये प्राइस का रूल है, ये किसका रूल है, ये प्राइस का रूल है।
और जब प्राइस क्या होंगे, कम होंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये रूल किसके बच्चों, प्राइस के रूल है डिमांड के साथ में, ठीक है ना। फिर इधर देखो, जब प्राइस बढ़ेंगे भाई तो बताओ क्या होगा भाई, सप्लाई बढ़ जाएगी। और जब प्राइस कम होगा तो बच्चों क्या होगा, सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये रूल किसका बच्चों, ये रूल है मेरे पास किसका, ये प्राइस के रूल है, और ये डिमांड के रूल है, और ये सप्लाई के रूल है। देखो बच्चों, पहले क्या होया करता था, पहले हमारे पास गोल्ड था, गोल्ड की बहुत कम कीमत होया करती थी। जब गोल्ड की डिमांड बढ़ी मार्केट में तो इसके प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ये बच्चों गोल्ड ले लो बच्चों, पहले पेप्सी आया करती थी, 5 रुपए की पेप्सी। पांडव कितने है, 5। तो पेप्सी भी कितने की थी बच्चों, 5 रुपए की थी। लेकिन बस जैसे जैसे बच्चों मार्केट में इसकी डिमांड 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 बढ़नी 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 स्टार्ट होगी, आज बच्चों 20 रुपए की होगी। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये डिमांड का रूल है। जिस गुड्स का डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसका प्राइस तो बच्चों बढ़ने वाला है, ओके। लेकिन साहब अगर ये बताओ, मैं आपसे बोलूं, अगर डिमांड कम हो रही है, किसी गुड्स की डिमांड बच्चों कम होगी मार्केट में, तो उसका प्राइस भी गिर जाएगा, जिसकी डिमांड ज्यादा नहीं होती, ओके। यही सप्लाई का रूल है बच्चों। जब मार्केट में किसी चीज की कमी आ जाती है, सप्लाई रुक जाती है, तो उसके प्राइस बढ़ने स्टार्ट होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है आपने सप्लाई नहीं रोकनी प्रोड्यूसर को। और खाने पीने वाली चीज को तो गवर्नमेंट बिल्कुल मना करती है कि खाने पीने वाली चीज की बिल्कुल सप्लाई नहीं रोकनी है आपने, ओके। क्योंकि अगर उसकी सप्लाई रुक गई साहब मार्केट में, तो लोग बाग महंगा करके बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो यही रूल है बच्चों सप्लाई का, याद रखना। सब्जी का एग्जाम्पल मेरा, ओके। अगर बच्चों सब्जी की सप्लाई रुक गई मार्केट में, तो बताओ उसके प्राइस इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। बात समझिए। तो मैंने ये उल्टा लिख दिया भाई, इधर देखो बच्चों, थोड़ा सही कर लो इसको, सप्लाई कम लिख लो यहाँ पे, इधर देख लो, इसको करेक्ट कर लो। सप्लाई जब कम हो जाएगी तो क्या होंगे, जल्दी बताओ। जब सप्लाई कम होगी तो मार्केट में प्राइस क्या होने, बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। और जब बच्चों सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस गिरना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगे। तो करे क्या बच्चों, करो तो क्या रहेगा, ये रूल किसके बताओ, ये रूल है साहब सप्लाई एंड डिमांड के। और ये रूल किसके है भाई, प्राइस के, प्राइस के, प्राइस के। पहले डिमांड बोलूंगा तो डिमांड का रूल, पहले प्राइस बोलूंगा तो फिर प्राइस का रूल, ये ऐसे घुमाते बच्चों आपको। तो टॉपिक जरा अच्छी तरह करो इसको, ओके। क्योंकि ये टॉपिक अगर आपके दिमाग में नहीं है, फिर आप ये चैप्टर नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते हो प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ गया, ये तो उल्टा ही हो गया साहब यहाँ पे। इसलिए बच्चों ध्यान से पढ़ो, जब डिमांड पहले बोलूंगा तो फिर डिमांड की बात कर रहा हूँ, रूल डिमांड का लग गया। लेकिन जब पहले प्राइस बोलूंगा तो रूल प्राइस का लग गया भाई मार्केट के अंदर, ओके। क्योंकि मार्केट के अंदर आपको दोनों के बाद पॉइंट ऑफ सोचना होता है। ऐसा नहीं कि आप खाली डिमांड के पॉइंट ऑफ सोचो, या खाली प्राइस के पॉइंट ऑफ सोचो, या खाली सप्लाई के पॉइंट ऑफ सोचो, ऐसा नहीं सोचना है आपने। आपको तीनों के पॉइंट ऑफ सोचना है, आपको प्राइस के भी, डिमांड के भी, और सप्लाई के भी, ओके। चलो भाई आगे। मैंने भी आपको ये बताया, मैंने बोला अगर डिमांड बढ़ेगी मार्केट में तो प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा भाई। बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बच्चों, प्राइस बढ़ता रहेगा। क्योंकि डिमांड क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही। तो ऐसे तो बच्चों इन्फ्लेशन आ जाएगी मार्केट के अंदर, महंगा हो जाएगा। तो सप्लायर क्या करता है बच्चों, अपनी सप्लाई को बढ़ानी स्टार्ट करता है। तो जब सप्लायर बच्चों अपनी सप्लाई को बढ़ाना स्टार्ट करेगा तो प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। बात समझे बच्चों। तो इधर देखो यार ध्यान से, आपने पढ़ा है बच्चों कौन सा चैप्टर, सप्लाई का चैप्टर पढ़ा आपने, डिमांड का चैप्टर पढ़ा है। मैं कह रहा हूं भाई डिमांड बढ़ती है बच्चों ऐसे 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 ऐसे, सप्लाई कैसे बढ़ती है बच्चों, ऐसे 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 ऊपर को बढ़ती है, अपवर्ड बढ़ती है, डाउनवर्ड बढ़ती है। तो बच्चों जहां भी ये डिमांड बढ़ रही है मेरे बच्चों, ये क्या बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है। तो जहां भी सप्लाई को डिमांड ने कट कर दिया, वही पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। बात समझिए। इसी पॉइंट क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। तो लो भाई जरा बोर्ड पे आओ जरा ध्यान से, ये लो भाई। मैंने क्या बोला बच्चों, जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो। मैंने बोला डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे, तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई बढ़ाता है, इससे प्राइस गिरेंगे। अब जहां बच्चों आके आगे यही हम प्राइस को डिटरमाइन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको प्राइस को डिटरमाइन कर देते हैं। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको बच्चों, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, समझाना चाह रहा हूं मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम इज दैट कंडीशन वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जहां डिमांड किसके बराबर होगी, सप्लाई के बराबर होगी गाइस। तो वही उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और जिस प्राइस पे बच्चों सप्लाई डिमांड के बराबर होगी, उसी प्राइस को हम क्या बोलते हैं, प्राइस इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, ओके। तो बात समझ में आ गई आपको, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको डिमांड और सप्लाई, ओके। तो बच्चों ये बन के मेरे पास आओ, आपकी बुक से देखते हैं। आपकी बुक में लिखा भाई, ध्यान दो बच्चों, मार्केट इक्विलिब्रियम डिफाइंड स्टेट मार्केट व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी इक्वल टू सप्लाई। लो भाई आओ जरा बोर्ड पे देखो, ये लिखा बच्चों, डिमांड किसके इक्वल होगी, इक्वल किसके होगी, सप्लाई के इक्वल होगी। डिमांड किसके इक्वल होगी बच्चों, सप्लाई की इक्वल होगी। मतलब जब डिमांड किसके बराबर होगी, सप्लाई के इक्वल होगी, उसी को बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम।
तो आपको यही करना बच्चों पेपर के अंदर। पेपर व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम? मार्केट इक्विलिब्रियम इज दैट कंडीशन वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ओके सर, ऐसे क्यों डिमांड सप्लाई के बराबर ही क्यों रख रहे हैं? क्योंकि बच्चों डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे, फिर सप्लाई कम हो गई फिर ही प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है ना, ये रूल चलता रहता है। तो करे क्या भाई, कभी इन्फ्लेशन आ रही है कभी डिफ्लेशन आ रही है। बच्चों इन्फ्लेशन से हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाएगी भाई, डिफ्लेशन से मंदा आ जाएगा भाई हमारे इकोनॉमिक के अंदर। तो करे क्या? तो बच्चों डिमांड हम जो इकोनॉमिक्स होते हैं, ठीक है ना, हम हमेशा मार्केट के अंदर ये ट्राई करते हैं कि किसकी डिमांड किसके बराबर हो जाए। डिमांड हमेशा किसके बराबर हो जाए? सप्लाई के बराबर हो जाए। ओके, ताकि बच्चों मार्केट के अंदर एक स्टेबल बना रहे, स्टेबिलिटी रहे मार्केट के अंदर। नहीं तो बच्चों कभी अप कभी डाउन है चलता रहता है। स्टेबल कब रहेगी? जब मेरे बच्चों डिमांड किसके बराबर हो जाएगी? सप्लाई के बराबर हो जाएगी। ओके, इन्फ्लेशन हो तो दिक्कत, डिफ्लेशन हो तो दिक्कत। इसलिए बच्चों हम हमेशा कोशिश करते हैं मार्केट के अंदर डिमांड किसके बराबर होनी चाहिए? सप्लाई के बराबर होनी चाहिए। ओके, इधर देखो, फिर बनाना इसका टेबल। क्या बनाना बच्चों? इसका टेबल बनाना है आपने। अजम्पशन मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद अजम्पशन लिखा करते हैं। पहले मैं आपको टेबल समझाता हूँ, एक बार जरा ध्यान दो। ये लो भाई, पहले प्राइस 5 था, ठीक है ना, 5 पे भाई यहाँ क्या थे बच्चों? 5, जब प्राइस 5 था मार्केट के अंदर तो डिमांड क्या थी? क्वांटिटी सप्लाई कितनी? 50 थी। तो यहाँ एक्सेस सप्लाई की बात हो रही है। यहाँ किसकी बात हो रही है भाई? क्योंकि भाई मेरे पास देखो बच्चों, जल्दी बताओ, सप्लाई हमारे पास 50 थी और हमारे पास डिमांड क्या थी? सिर्फ 10 थी। ओके, अब सर यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, तो बताओ क्या होने वाला है? तो बच्चों इससे मंदा आना स्टार्ट होगा। सप्लाई का ज्यादा होती है तो प्राइस गिरना गिरना तो मंदा आ जाता है बच्चों। सोचो आप इस बात को, ऐसा क्यों हो रहा है? सप्लाई ज्यादा भी तो कर सकते हैं लेकिन मंदा आ जाएगा साहब। इसके बाद क्या होगा जल्दी बताओ? अगर प्राइस हमारे पास 4 है तो अब जल्दी बताओ, सप्लाई 40 है और हमारे पास डिमांड कितनी है? अभी भी बच्चों प्राइस अभी भी ज्यादा क्या करेगा? अभी प्राइस ज्यादा गिरेगा हमारा। ओके, सप्लाई ज्यादा है। जब प्राइस 3 होगा हमारे पास तो क्या हमारे पास डिमांड किसके बराबर होगी? सप्लाई के बराबर होगी। इसी पॉइंट को बोल देते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। सर नीचे वाले पॉइंट बताओ बच्चों, एक्सेस डिमांड का जल्दी बताओ कारण क्या हो जाएगा? एक्सेस डिमांड से बच्चों प्राइस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन महंगाई आ जाएगी हमारे देश इकोनॉमिक के अंदर। बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? ज्यादा डिमांड से महंगाई बढ़ जाती है साहब, ठीक है ना, और ज्यादा सप्लाई से मंदा आ जाता है हमारी मार्केट के अंदर, प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं बच्चों, भाव नहीं मिलते इसलिए है नहीं। बात समझ गए? भाव ज्यादा गिर जाते हैं बच्चों किसी कॉमोडिटी के। ओके, बात समझ गए? तो सर होना क्या चाहिए? ये कंडीशन है मेरे बच्चों, ये कंडीशन है। बात समझ गए? तो मार्केट इक्विलिब्रियम दैट कंडीशन वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो मैं क्या ठीक बोल रहा हूं कि अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी तो बच्चों इन्फ्लेशन आ जाएगी, और इन्फ्लेशन के बढ़ने से क्या बच्चों लोग बाग के पास कैश का इनफ्लो कम हो जाएगा भाई। वो बोलेंगे भाई हम खर्च नहीं करते क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो रखा है। ओके, तो मेरी बात सिंपल सी बात याद रखो आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी और सप्लाई बढ़ेगी तो बच्चे मंदा आ जाएगा। तो करे क्या साहब जल्दी बताओ? सर बस हमें पता लग गया है, जब डिमांड किसके बराबर हो जाएगी? सप्लाई के बराबर होगी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आगे देखो, बात समझ गए आपको? इसके बाद क्या करना है जल्दी बताओ? इसके बाद आपने करना है क्या? अजम्पशन। क्या करना है आपने? अजम्पशन। अजम्पशन जल्दी बताओ क्या करूं? प्राइस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाई क्या रहेगी? पॉजिटिव। उसने बोला बच्चों देखो, अजम्पशन तो हमने भी ये माननी है कि अजम्पशन हम ये लगाएंगे जरूर। देखो हमें अजम्पशन तो हम भी यही लगाएंगे क्या, कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। हमने ये बोला ना भाई प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ेगी। तो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? जल्दी बताओ? सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। और जब प्राइस बच्चों क्या बढ़ेगा तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी। ये तो रूल चलता रहेगा मार्केट का। अगर आपने डिमांड का रूल लगाना तो कह रहा प्राइस का रूल भी आप लगाओगे मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं कि आप प्राइस का रूल नहीं लगाओगे। ओके, तो प्राइस का रूल तो हमारा चलता ही रहेगा। ओके, और उसके बाद क्या होगा हमारे पास? फोर्स ऑफ द सप्लाई डिमांड फ्रीली विदाउट गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं होगा बच्चों यहाँ पे। तो जब हम मार्केट इकोनॉमिक की बात करते हैं वहां गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। तो प्राइस का सप्लाई के साथ में पॉजिटिव रिलेशन होता है, प्राइस का डिमांड के साथ में नेगेटिव रिलेशन होता है। कह रहा है ये अजम्पशन तो आपको मान के चलनी है अगर आपको मार्केट की बात करनी है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। ठीक है भाई बच्चों, तो आज जरा देखते हैं आपने क्वेश्चन कैसे तैयार करना है। आपने क्वेश्चन तैयार करना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले करनी है आपने क्या? मीनिंग। सबसे पहले क्या करनी है आपने बच्चों? मीनिंग करनी है। मीनिंग के बाद क्या करनी है आपने? जल्दी बताओ। मीनिंग के बाद करनी है आपने, जल्दी से बताओ। इसकी अजम्पशन डाल देनी बच्चों। किधर के अजम्पशन? ये रही भाई इसकी अजम्पशन। अजम्पशन डाल देनी बच्चों आपने। इसके बाद क्या करना है जल्दी बताओ? सर इसके बाद हम बनाएंगे टेबल। टेबल बनाएंगे, ये बात देखो, टेबल बनाएंगे हम इसके बाद। और उसके बाद क्या बनाएंगे? फिर हम डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम को बच्चों एक्सप्लेन कर दोगे। ओके, तो जब भी बच्चों आप डायग्राम बनाओगे सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों? आप ये यहाँ पे ऐसे करके, ये मेरे पास डिमांड का टेबल है और ये मेरे पास सप्लाई का डायग्राम ग्राफ लाइन है। और यहाँ मेरे पास कौन सा पॉइंट है बच्चों? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ओके, बात समझ गए आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अब इस पॉइंट के ऊपर अगर बच्चों, अगर मैं मेरे पास पॉइंट ये, मेरे पास प्राइस ही है, मेरे पास इक्विलिब्रियम प्राइस है।
अगर बच्चों मैं क्या काम करता हूं, इस पॉइंट के ऊपर बच्चे जल्दी बताओ पहले क्या है, पहले डिमांड है बाद में सप्लाई, तो सप्लाई ज्यादा है तो उसको बोल देते हैं एक्सेस सप्लाई। ये डिमांड का पीछे और सप्लाई का आगे है, बोर्ड पे देखो जरा ध्यान से, इधर देखो, ये डिमांड का पीछे और सप्लाई का आगे है, तो इसको सप्लाई ज्यादा है तो एक्सेस डिमांड बोलते, एक्सेस सप्लाई बोलते करते हैं। लेकिन यहाँ मेरे बच्चों सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है तो इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेस डिमांड। इसका भी नुकसान है बच्चों, इससे इन्फ्लेशन बढ़ती है, इससे क्या होता है बच्चों, डिफ्लेशन होती है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हम इसको बोलते हैं। ओके, तो आप बता क्या ना भैया, ये भी हमारा एक चिंता का विषय है, ये भी चिंता का विषय है। सही विषय क्या है जल्दी बताओ आपके पेपर के लिए, आपकी सही चीज ये है बच्चों, आपका पॉइंट क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होना चाहिए। ओके, बात समझ गए बच्चे, क्वेश्चन तैयार करो अच्छी तरह, आपके 6 मार्क्स के मैंने जितने हो सके आपको क्वेश्चन कराए बच्चों। वीडियो पसंद है अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। देखो बच्चों, हमारा काम आपसे ही चलता है, आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो हम आपके लिए आगे ऐसे वीडियो कैसे बनाएंगे फिर, ठीक है ना। आपकी हमें सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारा अंदर से बच्चों आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है, ठीक है ना भाई। बाय बाय बच्चों।